Hello everybody. So how are you all? I hope everybody is doing very well and these good words. Today we are going to start with the last chapter of our supplementary reader book, that is Vistas, और chapter का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड विच इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। अब मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये नाम तो सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। जैसे इस इमेज को देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि सब बच्चों की जो चाइल्डहुड की जो मेमोरीज होती है, जो बचपन के जो सुहाने दिन होते हैं, उनकी जो मेमोरीज होती हैं, जब हम उनको लेटर एज में जब शेयर करते हैं, उनको चेरिश करते हैं, तो एक बहुत ही प्लेजर फीलिंग आती है। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, बेसिकली जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का जो पार्ट 1 है उसका नाम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, और जो सेकेंड पार्ट है वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये दोनों चैप्टर रिलेटेड हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। अब एग्जैक्टली जो टाइटल है ना मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, वो ये नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि हार्श मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब व्हाई इट इज सेड दैट हार्श, बिकॉज यहाँ पर जो मेमोरी शेयर की गई है दोनों पार्ट्स के थ्रू, वो बहुत ही बिटर हैं। जब छोटे बच्चों ने बहुत नेगेटिव चीज़ों को फील करा कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमिलिएशन फील कर रहे थे, वो ऐसा फील कर रहे थे कि उनको क्रिटिसाइज किया गया है, तो वो सारी चीज़ें चैप्टर्स में शेयर करिए जो ऑटोबायोग्राफी। तो जो फर्स्ट पार्ट है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, जिसको लिखा है ज़टकाला शाह ने, जो खुद उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं उन्होंने वो चीज़ों को लिखा है। सो बेसिकली दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। अभी क्या होता है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ फर्स्ट पार्ट और फिर सेकेंड पार्ट के बारे में, और फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही प्रिसाइज वे में समझेंगे। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, तो ये क्या मेमोरी है चाइल्डहुड की, बहुत ही बिटर, बहुत ही हार्श मेमोरी है। ये एक अमेरिकन इंडियन गर्ल है जो बॉर्न एंड बॉटअप, जिनका कहाँ पर हुआ अमेरिका में, बट बेसिकली वो इंडिया की है। तो जब वो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं तो वहाँ पे बहुत नेगेटिव, बोर्डिंग स्कूल में जाती हैं, वहाँ पे बहुत उनको हार्श ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत नेगेटिव फील करती हैं वहाँ पर। क्यों ऐसा उनको लगता है कि वो ह्यूमिलेशन हो रहा है उनके साथ, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे अमेरिकन स्कूल जो डे बोर्डिंग स्कूल था उसका एक कल्चर था कि कोई भी किसी भी जगह का कोई पर्सन आया है, कोई स्टूडेंट है, तो उसको वो अपने कल्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, अपने कल्चर के बारे में प्रीच करते थे, और जो भी अलग कल्चर्स के जो स्टूडेंट्स की जिनकी बिलोंगिंग्स थी वो कल्चर को वो क्रिटिक करते थे, इसीलिए वो स्टूडेंट्स को भी डोमिनेट करते थे और उनको उन पे फोर्सफुल उनको थ्रेट करके, फोर्स करके, बाय हुक और क्रुक उनको ये बोला जाता था दैट यू हैव टू अडॉप्ट आवर कल्चर। जिसमें हमने 3 बहुत वियर्ड चीज़ें देखी जिसको पर्टिकुलरली ज़टकाला साहब बहुत अपोज करती थी। पहली चीज़, जैसे ही वो स्कूल में आई तो उनका जो फर्स्ट डे था वो अपने डाइनिंग हॉल में जा रहे थे जहाँ पे डिनर या लंच ब्रेकफास्ट होता था। वो बहुत इंडियन पर्सन थी, इंडियन ओरिजिन की थी, तो वो बहुत डिसेंट थी, डाउन टू अर्थ थी, बहुत ही सिंपल सोफिस्टिकेटेड सी एक लड़की थी। वो अपनी शॉल लेके जा रही थी, लाइक अपने शोल्डर पे उन्होंने एक शॉल जैसा कुछ पीस ऑफ फैब्रिक रखा हुआ था, इंडियन कल्चर जिसको हम दुपट्टा बोलते हैं, चुन्नी जैसा, तो ऐसा उन्होंने रखा हुआ था बिकॉज वो उसको बहुत डिसेंट सी चीज़ समझती थी, एक अच्छा जेस्चर मानती थी अपने कल्चर का। तो ये वो जब कैरी करके जा रही थी और जब डाइनिंग हॉल में जा रही, सबसे पहले वहाँ पे उनका वो रिमूव करवा दिया गया, तो उनको बहुत वो नेगेटिव लगता है कि ऐसा क्यों किया, ये तो लाइक ये मेरे कल्चर की चीज़ है और ये रिस्पेक्ट बताती है, बहुत डिसेंट सी चीज़ है, तो इन्होंने ऐसा क्यों करा। तो पहली चीज़ उनको वो बहुत नेगेटिव फील होती है। दूसरा, उसके बाद जैसे वो डाइनिंग हॉल में जाते हैं, वो अपना लंच कंटिन्यू करती हैं, तो वहाँ का एक ऐसा रूल कह सकते हो और नॉर्म था कि बेल रिंग होती है तो उनको कुछ कुछ परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पहली बेल बजी तो उनको कुछ प्रे करना होता है, सेकेंड बेल बजी फिर उनको स्टार्ट करना होता है, फिर थर्ड बेल पे उनको वाइंड अप करना होता है, फोर्थ बेल पे ऐसा करना होता है। बट ज़टकाला को ऐसा कुछ भी नहीं पता था, शी वॉज अनअवेयर अबाउट द थिंग्स, और डेलिबरेटली उन्होंने नहीं करा। और वहाँ पर एक विमेन
वुमन थी जो बहुत ही पेल पकड़ फेस वाली थी, एज थी, वो बहुत घूर घूर के स्टेयर कर रही थी झटकाला को, जिससे झटकाला को बहुत एम्बैरसमेंट फील हुई बिकॉज शी वॉज नॉट नोन ऑफ द कल्चर और शी वॉज नॉट न्यू टू दैट कल्चर, तो उसको चीज़ें नहीं पता थी. पीपल वुड हैव इन्फॉर्म्ड हर एंड देन एक्सपेक्टेड कि वो अच्छे से करे, बट रादर ऐसा नहीं हुआ. और थर्ड जो बहुत मेजर नेगेटिव चीज़ उन्होंने फील करी कि वहाँ पे वो लोगों को देखती थी कि बहुत स्किनी ड्रेसेस, बहुत टाइट ड्रेसेस पहनते हैं, स्किन फिटिंग के, जहाँ पे उनकी बॉडी बहुत रिवील होती है, और ये उनको बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगा. ये इनडिसेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला जिसको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी. और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो देखी, जब उनके साथ पर्सनली ऐसा हुआ, उन्होंने विटनेस करा कि सब लड़कियों के यहाँ पे हेयर्स को कट किया जा रहा है, श्रिंगल हेड जिसे बोला है, चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे. तो बालों का काटना जो उनकी मम्मी ने उनको बचपन, बिकॉज उनके लॉन्ग हेयर्स थे, टाइटल ही यही है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, तो उनके बड़े बाल थे, बचपन से उनकी मम्मी के बहुत अच्छी वैल्यूज़ थी, बहुत अच्छे से उनको अपब्रिंग करा, एथिकली बहुत हाई थी, मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंकलकेटेड थे झटकाला में. तो जब वो बड़ी हुई और यहाँ पे उनको बोर्डिंग स्कूल में आना पड़ा, तो एक ऐसा इंस्टेंस होता है कि जब सभी के बाल कट करने थे, बिकॉज अगर हम बात करें अमेरिकन कल्चर में, तो लोग जनरली बॉब कट या कट हेयर्स में बिलीव करते हैं और वो उसको कंफर्टेबल या उनके कल्चर का ऐसा ही है, तो वो उसमें अडॉप्ट करवाना चाहते थे. वो चाहते थे कि हर इंसान हमारे कल्चर के जैसा ही बन जाए और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करे, इन्हीं चीज़ों को प्रीच करे. बट ये चीज़ उनके बिलीव्स के बहुत अगेंस्ट थी, बिकॉज उनकी मदर हमेशा ऐसा बोलती थी कावर्ड की निशानी है, कोई अगर डरपोक इंसान है या कोई वॉर से अगर हार के आया है तो उसके बाल कट करते थे. या फिर दूसरा नेगेटिव एसोसिएशन क्या था कटिंग ऑफ हेयर्स के साथ, कि अगर किसी पर्सन की फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो एज अ मोन करने के लिए, सॉरो, सैड, ग्रीफ बताने के लिए वो अपने बालों को कट करा देते. तो छोटे बाल हमेशा से उनके दिमाग में एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके आए थे. और जब पर्सनली उनके साथ ऐसा इंस्टेंस हुआ जहाँ पे उनके बाल काटे जाने थे, तो उनने बहुत सारे ऐसी चीज़ें करी. वो सबसे पहले तो बेड के नीचे जाकर छुप गई कि हाइडिंग हर सेल्फ, कि कोई मुझे देखे ना, और यहाँ से शील गेट रिड ऑफ दिस थिंग, उनको बाल ना कटवाने पड़े, बिकॉज इट वाज जस्ट नॉट लॉन्ग हेयर बट इट वाज अ फीलिंग, द इमोशंस जो उनके जुड़े हुए थे, जो मम्मी ने उनको अपब्रिंग करा था, जो बताया था वैल्यू ऑफ लॉन्ग हेयर्स, वो सारी चीज़ों को वो हर्ट नहीं करना चाहती थी और बाल ना कटे, इसकी वजह से कुछ कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढ रही थी. और सबसे पहले वो बेड के नीचे छुप गई. बट एनी हाउ जैसे उनके रूम्स में वो टीचर्स और वो लोग सब आए हेयर कट करने के लिए, लाइट्स ऑन करी तो उनको शैडो दिख गई और दे फाउंड कि वो वहाँ पे झटकाला बेड के नीचे छुपी. उन्होंने उसको ड्रैग करके निकाला और उनको भी वो बहुत ओपोज कर रही थी बाय स्क्रैचिंग, उनके नेल से वो स्क्रैच कर रही थी, पुलिंग, रिफ्यूटिंग की नो नो नो. बट फाइनली ऐसा कुछ नहीं, उनको टाई कर दिया गया, उनके हाथों को, दोनों हाथों को चेयर से बांध दिया गया ताकि वो मूवमेंट ना करे और उनके बालों को आराम से काट के, और वो भी एक अमेरिकन जैसी दिखने लग जाए, उसी स्कूल में उसी कल्चर की दिखने लग जाए. और टाइट ड्रेस पहनने के लिए भी उनको फोर्स किया. तो ये सारी चीज़ों से उनको ऐसा फील हुआ, उनको ऐसा हरासमेंट फील हुआ, उनको लगा कि वी आर वी लाइक एनिमल्स, हमें ह्यूमंस के जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हमें ऐसा ट्रीट किया जा रहा है एज अ वी आर एनिमल्स. तो यहाँ से उनको बहुत बिटर फील होता है टुवर्ड्स द कल्चर, टुवर्ड्स द थिंग, और वो बहुत बिटर फील करती है. तो ये वाला जो मेमोरी है अपनी चाइल्डहुड की, जिस झटकाला सा ने हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में शेयर करी. अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसका टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसको लिखा है बामा ने. अब बामा कौन है? एक उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ. अब दो वो एक दलित फैमिली को बिलोंग करती है, पुअर क्लास को या लो फैमिली को बिलोंग करती है. तो यहाँ पे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि अब मैंने बोल दिया दलित फैमिली या पुअर स्टेटस को बिलोंग करती है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द कास्ट कल्चर यहाँ पे प्रिवेल कर रही है. जात पात का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो उनको ह्यूमिलिएशन फील हुआ, जो हार्श जो उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, वो उनको देख के बहुत बुरा लगता है. वेयर एज वो जो थर्ड क्लास की छोटी सी लड़की थी वो कितनी फन लविंग थी. बच्चे हमेशा ऐसे ही होते हैं. तो यहाँ पे वो भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती है इस चैप्टर के थ्रू. तो बामा
जो कि एक साउथ इंडियन नेम है, साउथ इंडियन राइटर है, और ये भी उनके ऑटोबायोग्राफी से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। वो क्या शेयर करती हैं कि वो एक स्कूल में जाती हैं, और बिकॉज वो पुअर फैमिली को बिलोंग करती है, एक दलित फैमिली को, लाइक अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करती हैं। और वो जब स्कूल जाती है तो स्कूल से घर आने के लिए, घर आने तक उनका जो डिस्टेंस है स्कूल से घर का, वो सिर्फ 10 मिनट्स वॉक का डिस्टेंस है, बट वो घर आते आते 30 to 40 मिनट्स लगा देती है। बच्चों के जैसे रास्ते बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, अलग अलग खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं, स्नेक और चामर्स होते हैं, जो चामर जो सपेरे को अपना डांस, लाइक जो स्नेक्स, आपने देखा होगा चामर्स जो सपेरा को लेके आते हैं, वो उसको बीन बजाते हैं और वो डांस करते हैं, तो वो भी वहाँ पर होते हैं, उनको देखती है। साइकिलिस्ट होता है जो कॉन्टीन्यूसली 3 घंटे तक साइकिल चलाता रहता है, 3 दिन तक स्पेसिफिकली साइकिल चलाते रहते हैं, और जब लोग बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं तो उनको और एनर्जी आती है, वो और ऐसी एक्टिविटीज़। तो ये सारी एक्टिविटीज़, फन, फूड, एंटरटेनमेंट, ये सबको आराम से इंजॉय करके, और यहाँ पे बीच में ये भी बताया कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अपनी स्पीच, बड़े बड़े लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, तो वो वहाँ पर भी खड़ी हो जाती है उन चीज़ों को एंजॉय करने लिए। इतनी फन लविंग गर्ल है वो कि वो जहाँ जाती है वो वहीं पर रुक जाती है, वहीं पर अट्रैक्ट हो जाती है चीज़ों से, और उन चीज़ों को एंजॉय करने लग जाती है। तो इस तरीके से उनका जो 10 मिनट्स का जो वॉक डिस्टेंस है फ्रॉम स्कूल टू होम, इट टेक्स समवेयर अप्रॉक्स 40 मिनट्स, आधा घंटा और ऊपर उनको लग जाता है इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो। कभी कुछ खाने लग जाएंगे, कभी कुछ करने लग जाएंगे, एज अदर चिल्ड्रन, जैसे बाकी के और बच्चे करते हैं। बट यहाँ पे ऐसे ही उन्होंने एक बहुत नेगेटिव इंसिडेंट को एक्सपीरियंस किया। वो एक बार देखती हैं कि एक अच्छी फैमिली का इंसान है, बहुत वेल ड्रेस्ड है, ही इज़ क्वाइट डिसेंट। वो लंच देने जा रहे थे अपने किसी सुपीरियर को या अपने बॉस को या एक अपर फैमिली के पर्सन को, वो लंच बॉक्स देने जा रहे थे। वो कैसे लेके जाते हैं कि वो ऐसे करके, जैसे मान लीजिए जिसमें कुछ ऐसे स्टिक जैसे, उसमें एक रोप से उन्होंने लंच बॉक्स को पैक करा हुआ है, सो दैट कि उनको टच ना, अनटचेबिलिटी वाली जो चीज़ थी वो हमें सेकंड पार्ट से देखने को मिलेंगी। और जब ऐसा ऑब्जर्व करती हैं कि इतने डिसेंट पर्सन, इतने वेल ड्रेस्ड है, ये ऐसे क्यों कैरी कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि ये मैं उनको देने जा रहा हूँ XYZ पर्सन को, और लाइक आई शुडंट टच माई बॉडी या माई एनीथिंग शुडंट टच द लंच बॉक्स, अदरवाइज इट वुड बी डिफाइल्ड, या वो ऐसा माना जाएगा कि वो अशुद्ध हो गया, बिकॉज वी आर अनटचेबल्स, या हम लोअर क्लास के, हमने इनके खाने को टच कर लिया तो अब खाना खराब हो गया। तो ऐसी वाली फीलिंग जब वो अपने ब्रदर को शेयर करती हैं तो वो उनको बताते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी इन चीज़ों से एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो ऐसे करके जो नेगेटिव इनकी जो फीलिंग थी, या पर्सनल जो उन्होंने नेगेटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करा, तो उनको ये चीज़ें देख के बहुत बुरी लगती हैं, और तब ये टाइटल आया था कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं आप लोगों के जैसे, तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट क्यों मिलता है, वाई इट इज़ लाइक कि हम एक ऐसी फैमिली में हमारा बर्थ हुआ है जो कि एक इक्वल रिस्पेक्ट की नहीं है, वो किस बेसिस पे ऐसा हुआ है, और हमारे तो कोई फॉल्ट नहीं है, हम उस फैमिली में बॉर्न हुए, तो आप हम लोग हमारे साथ ऐसा ट्रीट करोगे, और आप ऐसी कौन सी फैमिली में बिलोंग हुए कि आप अपर क्लास हो गए और हम लोअर क्लास हो गए, और हम लोगों का दो आप लोग हमसे सारी हेल्प लेते हो, सब सर्विसेज लेते हो हम लोगों की, बट फिर हमें ऐसा नेगेटिव या हमें वी गाइज आर लुक डाउन अपॉन, तो ऐसा क्यों होता है, हमें ये दृष्टि से क्यों देखा जाता है, या फिर हमें ऐसा फील क्यों होता है कि वी आर नॉट इक्वल एज यू। तो ये जो सारे बिटर एक्सपीरियंसेस है, जो हार्श मेमोरीज थी, उनके दिमाग में बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं, इसके बारे में exactly chapter. So this was just about a very brief introduction of the two titles, or you can say the two chapters of this main chapter, that is memories of childhood, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थीम। ये दोनों जो चैप्टर हैं आर रिलेटेड टू कॉमन थिंग, दोनों में हमें पता चलेगा कि कैसे बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं छोटे बच्चों, मतलब बच्चों की छोटी एज में उन्होंने कैसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को एनकाउंटर करा अपनी रियल लाइफ में, और कैसे उनका जो दिमाग था उसमें नेगेटिविटी भर जाती है पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो थीम कॉमन है, कहीं ना कहीं हम दोनों का अलग अलग इंट्रोडक्शन देखेंगे और समराइज्ड वे में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द थीम ऑफ द चैप्टर। सो द कॉमन थीम ऑफ द स्टोरीज, अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ कॉमन थीम ऑफ द स्टोरीज, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट क्या है, cutting off my long hairs, और जो ये जो सेकेंड पार्ट है दैट इज we two
आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसानों जैसा कंसिडर किया जाए, हमें भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दैट वी एक्चुअली डिजर्व। तो ये जो दो पार्ट्स हैं यहाँ पे बोला गया, द कॉमन थीम ऑफ द स्टोरीज, बोथ द स्टोरीज दैट इज कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स, बोथ द स्टोरीज आर autobiographical episodes from the lives of these women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their mainstream culture। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहली चीज़ क्या कॉमन है कि ये दोनों ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं। मतलब जब दोनों राइटर्स के साथ, ज़तकाला शाह और दूसरी बामा, जब उनके साथ पर्सनली उनके साथ ये चीज़ें एक्सपीरियंस हुई तो उन्होंने अपनी जो मेमोरीज हैं, जो अपने चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने उनको पेन डाउन करा। और जब उन्होंने उनको पेन डाउन करा तो वो जो पूरी एक ऑटोबायोग्राफी बनी उसमें से हमने एक्सकर्प्ट करा। दोनों के साथ यही केस था, फ्रॉम द लाइव्स ऑफ दोज दीज विमेन हु फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। अब ये कौन सी कम्युनिटी को, दोनों जो हम अगर बात करें हम ज़तकाला शाह की या फिर अगर हम बात करें बामा की, तो बोथ बिलोंग टू द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर मेन स्ट्रीम कल्चर। जो वो अपने चाइल्डहुड पे अगर वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचते हैं, तो उनको पता चलता है कि कैसे डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, कैसे लोगों के मन में भेदभाव होते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर, क्रीड, कलर, ये सब की चीज़ की वजह से कैसे बायसनेस होती है। ये बहुत बिटर फीलिंग है जो इन लोगों ने एनकाउंटर करी और उसको हमारे लिए लिखा है। The stories portray the struggles in the lives of these women and the atrocities they faced in their childhood। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो स्टोरी है क्या पोर्ट्रे करती है, स्ट्रगल इन द लाइव्स ऑफ दीज women। इन women ने कैसे स्ट्रगल करा, कितनी लाइक दोनों ने बहुत स्ट्रगल करे कि नहीं हम इन चीज़ों को, ये जो पैराडॉक्स हैं, इन चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं हमारी लाइफ में जो हमें उनकी इक्वल नहीं बनने देते, हम इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। बट फाइनली उनकी फाइट का क्या रिजल्ट होता है वो हम जल्दी से अभी डिस्कस करेंगे। सो दे रियली डिड अ वेरी हार्ड एफर्ट इन रिमूविंग दीज बैरियर्स, बट फाइनली सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते, विल सी इन द चैप्टर। एंड द एट्रोसिटीज और दे फेस्ड इन देयर चाइल्ड, और कितनी हार्डशिप, एट्रोसिटीज का मतलब बहुत हार्डशिप, बहुत टफ टाइम्स जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं, उनके बारे में ये दो चैप्टर्स के दोनों पार्ट हमें बताते हैं। नाउ इमीडिएटली हेडिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड हैव टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, एक्सकर्प्ट बोल सकते हैं, जो बड़े ऑटोबायोग्राफी में से थोड़े थोड़े से पार्ट को लिया गया है कट करके छोटा बनाने के लिए, विच आर फ्रॉम द टू डिफरेंट ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स। दीज एपिसोड्स डील विद टू डिफरेंट विमेन्स, two different women's lives that have the names Bama and ज़तकाला शाह। तो फर्स्ट वाली किसने लिखी है, ज़तकाला शाह ने, और सेकंड जो लिखी है वो उनका पेन नेम था बामा। Both these women have faced hardships and have suffered from social discrimination। भेदभाव होता था इन लोगों के साथ, इनको वो चीज़ बहुत पिंच करती थी, उनको बहुत बुरा लगता था, उनको वो बहुत हर्ट होती थी चीज़ें, उनको लगता था कि ऐसा हार्श ट्रीटमेंट हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई इट इज़ कि हम जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं, हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम अपने बिलोंगिंग्स को क्यों सबके सामने प्राउडफुली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव क्यों और किस कारण से। बामा सफर्ड फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बामा ने क्या देखा, लाइक कोई हाई क्लास का, अपर क्लास और लोअर क्लास, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बामा ने एनकाउंटर करा। Whereas जो ज़तकाला शाह थी, शी फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू हर रेस। वो इंडियन थी और वहाँ पे अमेरिकन्स थे, अमेरिकन्स अपने आप को बहुत टॉप समझते थे और वो इंडियंस को बहुत लो एटीट्यूड से जज करते थे और वो इंडियंस को समझते दे आर जस्ट एज स्लेव्स। और वो इसीलिए सभी कल्चर, जो भी अलग अलग कल्चर के लोग थे, उनको अपने ही कल्चर के जैसा बनाना चाहते थे। जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, जो उनके रिचुअल्स थे, जो उनकी टीचिंग्स थी, वो उन्हीं चीज़ों को प्रीच करते थे और वो चाहते थे कि हर कोई उन्हीं को फॉलो करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नीड, विश, डिमांड, डिज़ायर और देयर विलिंगनेस। वो ज़बरदस्ती उन पे फोर्सफुली, उनको बाय थ्रेट उनको उन पे इम्पोज करी जाती थी वो चीज़ें। क्यों? बिकॉज दे वर फ्रॉम डिफरेंट रेस। नाउ in both episodes, the writer narrates the childhood of both these women and also reflects their relationship with the culture that prevails। अब ये दोनों जो पार्ट्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, राइटर नरेट
करते हैं चाइल्डहुड ऑफ बोथ दीज विमेन, दोनों इन विमेन के चाइल्डहुड को नरेट करते हैं कि एक तरफ ज़टकाला साहब उनके बचपन में ऐसा क्या हुआ जब वो पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, दूसरी तरफ मामा जब वो स्कूल से लौट के आती हैं तो वो क्या देखती है अपनी छोटी सी एज में, वो इन सारी चीज़ों को एनकाउंटर करती हैं। ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप विद द कल्चर दैट प्रिवेल्स, और ऑल्सो बताते हैं कि इनका क्या आउटलुक था, इनका क्या नज़रिया था, इनका क्या परसेप्शन था टुवर्ड्स द कल्चर जो उस टाइम पे प्रिवेल किया करता था। The culture was very cruel towards these two women and treated them miserably. जो कल्चर था वो बहुत ही उस टाइम का बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही हार्ड था, बहुत ही विकेट था, कोई दया भाव नहीं थी किसी चीज़ के लिए। एंड these two women were treated very miserably. इनको ऐसा क्या फील होता था कि ये जो दोनों women थी and treated them इनको बहुत बुरी तरीके से, इनको बहुत विकेट तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था, इनको बिल्कुल भी लव, कंसर्न, डेडिकेशन, अफेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिला जो वो अपने यहाँ पे बताएंगे इस एनकाउंटर में। बोथ द एपिसोड शो हाउ द विमेन वेंट थ्रू ऑपरेशन एंड दे ऑफर रेजिस्टेंस इन देयर वेज। दोनों ये जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे एक वुमेन को दबाया जाता है, कैसे कि उनकी खुद की कुछ इच्छाएं होती हैं, उनकी खुद की कुछ आइडेंटिटी होती है, उसको कैसे सप्रेस करने की कोशिश करी जाती है, कैसे लोग उन पर टॉर्चर करते हैं, लोग ह्यूमिलेट करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं, उनको बाय थ्रेट करते हैं उनको कि यू हैव टू डू व्हाट वी वांट एग्जैक्टली। तो अपनी इच्छाओं को उनको ख़त्म करना पड़ता है और दूसरों की चीज़ों जो उन पे इम्पोज करी जाती है उनको ज़बरदस्ती मजबूरी में उनको कंटिन्यू उनको परस्यू करना पड़ता है। So it also shows how the women went through oppression and they offered resistance in their ways. और वो चाहती नहीं है, बिकॉज वो फ्री विल के हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को अपने तरीके से परस्यू करें। वो इसके लिए रेजिस्ट भी करते हैं जब उन पर कुछ जोर ज़बरदस्ती होती है, बट फाइनली उनकी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है बात। They were both young but they understood the evil practices done by society and how they make them suffer. अब दोनों काफ़ी यंग होती है, छोटी एज की होती है, 3rd क्लास का बच्चा या एक 11-12 साल की लड़की बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत मेच्योर नहीं होती है, so they are quite young by age but they understood, बट उनको ये बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई कि कैसे जो इविल प्रैक्टिसेस चल रही हैं हमारे सोसाइटी में और इनकी वजह से कैसे उनकी लाइफ एक सफरिंग होगी, उनको कैसे सफ़र करना पड़ता है हर दिन, ये उनको बहुत अच्छे से चीज़ों के बारे में समझ में आया। Now, let's immediately start reading with the summary of the first part. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की समरी स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़टकाला सा है और ये उनका बेड है, बेडशीट है, वो उसके नीचे छुप गई, कितनी अफ्रेड, कितनी स्कैर्ड लग रही हैं जब वो देख रही हैं कि लोग उनकी तरफ आ रहे हैं और उनको भी अपने हेयर को कट करवाना होगा। So, the first part explores the account of Simons. Simons was an American Indian who was against social discrimination towards American Indians. She throws light on her first day experience at the Carcel Indian School. ज़टकाला Sa's first day at school is bad and unpleasant. The customs of the place were new and strange to her. Moreover, there was pressure on her to wear clothes that were not reputable in her culture. अब यहाँ पे बात स्टार्ट कहाँ से होती है? जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या बताता है? एक्सप्लोर्स द अकाउंट ऑफ साइमंस। अब ये जो साइमंस है ये इनका ऑफिशियल नाम है, इनका पूरा नाम एग्जैक्टली है, तो बट ये राइटिंग में जब ये लिखती हैं तो अपना सिर्फ ज़टकाला सा नाम लिखती हैं। सो ये किसका अकाउंट है? ऑफ साइमंस का। साइमन कौन थी? एक अमेरिकन इंडियन थी हु वाज अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ ही वो चीज़ हो रही थी। वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव होता है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट थी और वो चीज़ उनके साथ ही होने को दिखती है उनको टुवर्ड्स अमेरिकन इंडियंस। शी थ्रोज लाइट ऑन हर फर्स्ट डे। अब वो अपना ये जो एक्सपीरियंस शुरू करती हैं बताना इस चैप्टर में, तो अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल का एक्सपीरियंस बताती हैं। शी थ्रोज लाइट ऑन हर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस एट द कार्लिसल इंडियन स्कूल। कहाँ पे जाती है? वो जो बोर्डिंग स्कूल होता है उसका नाम होता है कार्लिसल इंडियन स्कूल। ज़टकाला सास फर्स्ट डे एट स्कूल इज़ वेरी बैड एंड अनप्लेजेंट। उनका पहले दिन का जो स्कूल से एक्सपीरियंस था वो बहुत ही पुअर था और उनको वो एक्सपीरियंस को सोच के बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली, बहुत ही अनप्लेजेंट फीलिंग्स है।
The customs of the place were new and strange to her. अब जैसे कि मैंने बताया वो लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, वो लोग अपने हेयर्स को कट कराते हैं और बेल बजती है तो वो कैसे फूड की लाइक वो स्टार्ट करते हैं अपना फूड लेना, और फिर जैसे ही सेकेंड बेल होती है तो वो कैसे ऑफर करते हैं, या जो भी सारी चीज़ें थी वो उन चीज़ों में बिल्कुल नहीं थी, वो यूज टू नहीं थी. शी वॉज वेरी न्यू टू इट. सो द कस्टम्स ऑफ द प्लेस वर न्यू एंड स्ट्रेंज टू हर. मोरोवर देयर वॉज प्रेशर, और उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बिकॉज एज आई सेड बाय फोर्स वो उनको थ्रेट करके या उनको किसी भी तरीके से इम्पोज करते थे, लाइक यू हैव टू अडॉप्ट व्हाट वी पीपल वुड से और वी वुड डू. सो जो जैसा वो बोलते थे, जैसा वो कहते थे उनको करने के लिए, उनको ज़बरदस्ती मजबूरी में वैसा करना पड़ता था, उनको फॉलो करना पड़ता था irrespective of her wish. So there was pressure on her to wear clothes that were not reputable in her culture. अब उनको फोर्स किया जाता था ऐसे कपड़े पहनने के लिए जो उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड ड्रेसेस नहीं होती थी. वो उनको बोलती थी कि दे आर अनरिप्यूटेबल, ये डिसेंट नहीं, ये इनडिसेंट है, कि इतने टाइट कपड़े पहनना और अपने बॉडी के पार्ट्स को रिवील करना ये उनके लिए कोई डिसेंसी नहीं थी. इट वॉज़ वेरी इनडिसेंट, वेरी इनह्यूमन बिहेवियर जो उनके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा था, उनको फोर्स किया जाता, उनको शॉर्ट ड्रेसेस पहनी, उनको टाइट ड्रेसेस पहननी है, जिसको वो ऑल टुगेदर स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत उस चीज़ को रिफ्यूट भी किया. She doesn't understand the rules at the breakfast table. और उनको वो जो रूल्स थे वो बेल बजने से क्या होता है, बिकॉज वो न्यू थी और किसी ने उनको अकस्टम नहीं करा, तो उनको कुछ समझ नहीं आता, तो उनको बहुत वियर्ड लगती थी ये चीज़ें, बिकॉज ऐसा वो इंडिया में तो प्रैक्टिस नहीं होता था. सो शी डजंट अंडरस्टैंड द रूल्स एट द ब्रेकफास्ट टेबल. कॉन्सिक्वेंटली शी मेक सेवरल मिस्टेक्स. और इसी कारण से बिकॉज उनको रूल्स नहीं पता था कि इस पे ऐसे, इस फर्स्ट बेल पे ऐसा होगा, सेकेंड बेल पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है, उनको कुछ नहीं पता था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डेलिबरेटली नहीं, बाय मिस्टेक वो बहुत सारी गलतियां कमिट कर दी, बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट कर दी थी मिस्टेकनली. देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन टू पुल अ चेयर द फर्स्ट बेल. तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट बेल बजे सो दे हैव टू पुल अ चेयर, उनको चेयर को अपनी तरफ पुल करना है और उस पर जाके फिर बैठना है. तो फर्स्ट चेयर पे, फर्स्ट बेल पे पुल अ चेयर होता है. झटकाला सैट डाउन व्हाइल अदर्स वर स्टिल स्टैंडिंग. और झटकाला जैसे ही गई टेबल के पास, उसने चेयर दी और ड्रैग कर वो जाके बैठ गई. रादर शी डिड नॉट वेटेड फॉर फर्स्ट बेल टू रिंग एंड देन टू पुल द चेयर एंड देन सिट. तो उन्होंने इतना सा वेट नहीं करा, बिकॉज शी वॉज न्यू टू इट. उनको वो कल्चर से बहुत ज़्यादा एकस्टम नहीं थी, शी वॉज नॉट एक्वेंटेड विद द थिंग्स कि ऐसा ऐसा रूल है कि फर्स्ट बेल पे ही ऐसा होता है, सेकेंड बेल पे ऐसा ही करना है, उनको कुछ नहीं पता. शी वॉज न्यू फाइट उन चीज़ों के लिए. Furthermore, everyone had to sit down at the second bell. और फिर क्या हुआ, सबको जैसे फर्स्ट बेल पे क्या करना है, उनको चेयर को पुल करना है, और जैसे सेकंड बेल बजेगी फिर उसको उन सबको सेकंड बेल पे चेयर पर बैठना होता है. However, Zatkala kept standing even when the second bell rang. और जैसे ही सेकंड बेल बज गई और वो अभी तक खड़ी थी, उनको भी समझ नहीं आया कि उन्होंने देखा कि सब लोग खड़े हैं तो वो भी खड़ी हो गई, और जब सेकंड बेल बज गई, जब सबको बैठना था वो अभी भी खड़ी हुई थी. A feeling of humiliation came in her. तुमको बहुत ह्यूमिलिएटेड फील होने लग गया कि ऐसा क्यों, कि सबको वो चीज़ें पता है, सब उसको बहुत अच्छे से ओबे कर रहे हैं और मुझे वो चीज़ें नहीं पता, तो सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, एवरीवन इज़ लुकिंग डाउन अपॉन मी. सब मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे हैं कि ये कैसे बिहेव करी, कैसे इंडिसेंट सी गर्ल है, ये कितनी अनसिविलाइज्ड है, अनसोशल टाइप मुझे कंसिडर कर रहे हैं, मुझे ऐसे वो लोग देख रहे हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है. एंड दो इट वॉज वेरी जस्टिफाइड एट हर पार्ट, बिकॉज वो नई थी उस कल्चर में, तो उनको किसी को बताना चाहिए था, रादर किसी ने बताया नहीं और उनको नेगेटिव कंसीडर करने लग गए. तो इसकी वजह से ह्यूमिलेशन की फीलिंग उनके अंदर आने, उनको बहुत ह्यूमिलेटेड फील होने लग गया. व्हेन अनदर बेल रैंग शी डिडंट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक. और जब थर्ड बेल बजी तो उन्होंने, शी वॉज वेरी क्वाइट एट दैट टाइम, शी वॉज वेरी साइलेंट, उन्होंने कुछ नहीं करा, होपिंग कि अब मैं अगर कुछ थर्ड बेल पे कर दूंगी और आई डोंट नो कि क्या करना है, सो अगेन लोग मुझे ऐसे देखेंगे और मुझे बहुत वियर्ड फीलिंग आएगी. तो शी वॉज वेरी साइलेंट, she was very still and quiet at that time. So when other bell rang, she didn't do anything because of fear of making mistake. उनको डर लग रहा था कि शायद कोई गलती ना हो जाए, तो वो गलती ना होने की वजह से वो बिल्कुल स्टिल रही, उन्होंने कुछ नहीं करा. she thought कि सब कर लेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे और फिर वो चीज़ को करेंगी. so she was very silent, but वो जो साइलेंस थी, it was just because of the fear of committing mistake. Now she then cried due to these mistakes and humiliation.
ह्यूमिलेशन, और फिर उनको बहुत बुरा लगा कि मैं कितनी गलतियाँ कर रही हूँ, लोग मुझे इतना ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, लोग मुझे बहुत ह्यूमिलेशन फील करा रहे हैं, मैं बहुत ह्यूमिलेटेड फील कर रही हूँ कि मेरे को ये परफॉर्म भी करना नहीं आता, मुझे इतनी सी नॉलेज भी नहीं है, वेयर एज अदर्स बहुत अच्छे से चीज़ों में जेलप हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। और उनको वहाँ पे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, अपनी मदर को बहुत डेस्परेटली मिस करती हैं कि अगर उनकी मदर होती तो उनको ज़रूर उनको कंसोल करती, उनको कंफर्ट कराती, उनको गाइड करती, उनको मोटिवेट करती। वो शी वाज लुकिंग कि कोई आए उनको समझाए, बट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो उनके पास अप्रोच करता, उनको समझाता और उनको कंफर्ट करता। सो शी देन क्राइड ड्यू टू दीज मिस्टेक्स एंड ह्यूमिलेशन, फिर उनको बहुत बुरा लगा और वो बहुत ज़ोर से रोने लग जाती हैं। शी वॉज फियरफुल ऑफ द वीमेन विद द पेल फेस, और वहाँ पर जब ये लोग डाइनिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पर एक वीमेन थी जो बहुत ही पेल फेस, पेल मतलब बहुत ही डल येलो कलर का, जो बहुत ही उनका डल फेस था, वो एज्ड थी, तो वो उनको बहुत देर से स्टेयर कर रही थी किसको, ज़ितकाला सा को। तो उनको देख के उनको बहुत बुरा लग रहा था और उनको उनसे डर लग रहा था एग्जैक्टली कि मुझे ऐसा क्यों घूर रही हैं, क्या मुझे मारेंगी तो नहीं, अभी डांट तो नहीं देंगी सबके सामने। तो ये सोच के उनको और बुरा लगने लग गया और वो रो तो रही थी, उनको ये चीज़ें और बुरी लग रही थी। Her friend Judivin talked to her about the cutting of her hair. अब उनकी एक फ्रेंड है जो वहाँ पे अभी बनी ही थी उनकी, जिसका नाम था जुडिविन. She talked to her about the cutting of her hair. और अब वो टाइम आ गया था जहाँ पे सब लड़कियों के बाल कटने थे, और जैसे जुडिविन ने उनको बताया कि अब तुम्हारे भी बाल कटेंगे, हम सबके भी बाल कटेंगे और तुम्हारे भी बाल कटने वाले हैं. So in our culture, captured unskilled warriors had shingled hair and mourners kept short hair. अब उनके कल्चर में जो उनको मदर ने बचपन से सिखाया है ज़ितकाला सा को, वो क्या बताया है कि अनस्किल्ड वॉरियर्स जो होते हैं, जो वॉर में जाते हैं, जो हार कर आ जाते हैं, जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनको बहुत अच्छे से लड़ाई करनी नहीं आती, वॉर के टाइम में हार के आ जाते हैं, कायर बुज़दिल, ऐसे वाले लोग को अपने हेड को शिंगल कराना पड़ता है, अपने बालों को छोटा छोटा कट कराना पड़ता है. एग्जैक्टली आप जैसा ये इमेज में देख सकते हो, बॉब कट है, छोटे छोटे बाल हैं. और जो मोर्नर्स होते हैं, जो बहुत उदास होते हैं, जिनके साथ कुछ नेगेटिव हैपनिंग होती है, वो अपनी उदासी बताने के लिए, अपने दुख को कम करने के लिए वो अपने बालों को कटवाते हैं. ये उनके बिलीफ थे जो उनकी मदर ने बचपन से सिखाए थे, और इसीलिए उनके बाल काफ़ी लंबे थे. शी डिड बट वॉज ड्रैग्ड एंड टाइड टू अ चेयर सो एज टू कट हर लॉन्ग हेयर. उन्होंने खुद को अपने आप को हाइड करने की कोशिश करी, हिडन. तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया गया. उन्होंने खुद को बेड के नीचे छुपा लिया एक ऐसी जगह पर जहाँ पे उनको लगा कि अब मुझे कोई देख नहीं पाएगा और शायद मेरे बाल ना कटे और मैं इस चीज़ से बच जाऊँ. सो शी हिड बट वॉज ड्रैग्ड, बट अनफॉर्चुनेटली उनको लाइक पीपल फाउंड दैट शी इज़ हाइडिंग डाउन द बेड, और उनको कैसे भी ड्रैग करके घसीट के ज़बरदस्ती बेड के नीचे से बाहर निकाला और उनको एक चेयर से उनके दोनों हाथ और पैर को बांध दिया ताकि वो ज़्यादा हिले ना, और उनके फिर हेयर को कट किया, सो एज टू कट हर लॉन्ग हेयर. देयर वॉज अ क्रशिंग ऑफ हर स्पिरिट ड्यू टू दिस एक्ट. और इसकी वजह से, उनके बालों के कटने की वजह से, जो उनकी फीलिंग्स एसोसिएटेड थी उन बालों के साथ, जो लव, जो अफेक्शन था उनकी मम्मी का, वो सारी चीज़ें उनकी, ऐसा उनको लगा कि चकनाचूर हो रही हैं. सो इट वॉज लाइक क्रशिंग ऑफ हर फीलिंग्स, ऑफ हर इमोशंस, वैल्यूज़. तो उनको ये चीज़ों से बहुत बुरा लग रहा था. देयर वॉज अ क्रशिंग ऑफ हर स्पिरिट due to this act. Moreover, this cruelty made her realize the comfort of her home. और जब उनके साथ ऐसा सब नेगेटिव बिहेव हुआ तो उनको लगा शायद अगर मेरे मदर होती या फिर मैं अपनी जगह पर होती तो लोग मेरे साथ ऐसे जानवरों जैसा ट्रीटमेंट नहीं करते, और शायद मुझे थोड़ा सा लव अफेक्शन ज़रूर दिखाते हैं, मुझे सिंपैथी देते, मुझे कंफर्ट करने की ज़रूर कोशिश करते. तो यहाँ पर उनको बहुत बुरा लगता है. और ये जो क्रुएलिटी जो वहाँ के अमेरिकन्स ने ज़ितकाला सा की तरफ दिखाई, उनको जानवरों के जैसे हाथ पैर बांध दिए और उनके बालों को काट दिया, डिस्पाइट रिवोल्टिंग हर अगेंस्ट कटिंग ऑफ हेयर. वो सारी चीज़ों की उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और ज़बरदस्ती उनके बालों को काट दिया गया. विच मेड हर रियलाइज़ द कम्फर्ट ऑफ हर होम. तो यहाँ से उनको बहुत याद आई कि काश मैं अपने घर पे होती तो ये सारे टॉर्चर, ये सारे टाइप के ह्यूमिलिएशन, ऐसा क्रूवल विकेट बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता. और ये नेगेटिव फीलिंग जो थी वो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बना जाती है. और ये एक जो चाइल्डहुड की मेमोरी थी जो बहुत ही हार्श मेमोरी बन गई, उन्होंने हमसे शेयर करा. नाउ हेडिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, वी टू आर ह्यूमन बींग्स. अब नाम से ही समझ में आ रहा है कितना
इतना ज़्यादा अर्ज कर रहे हैं कि यार हम भी इंसान है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, जैसे आप लोग इंसान हो हम भी इंसान है, हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हमें भी आपके जैसे ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के भी 2 हाथ 2 पैर 2 नाक है, जैसे हम लोग हैं एग्जैक्टली वैसे ही आप लोग हैं। सो व्हाई आर वी ट्रीटेड डिफरेंटली, व्हाई इज दिस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाई इज दिस बायसनेस? तो ये सारी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है इस हमारे सेकेंड पार्ट से, which is written by बामा, जिनकी ये फोटोग्राफ है। The second part is a part of the Karuku autobiography of बामा। अब ये दोनों हमने देखा था, दोनों ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं। तो जो सेकेंड ऑटोबायोग्राफी है वो कहाँ से ली गई है, तो उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है करूकू, जिसको लिखा है बामा ने, जो उनका एक पेन नेम था। सो शी वॉज अ तमिल दलित, वो एक तमिलियन थी और वो थोड़ी सी लो क्लास की रहने वाली थी, इसीलिए वो तमिल दलित थी। बामा वॉज एन इनोसेंट चाइल्ड हु वाज स्पेंडिंग हर चाइल्डहुड इन अ विलेज। शी यूज्ड टू वॉक बैक होम व्हेन स्कूल वाज ओवर। शी हैड टू डू वॉकिंग टू रीच होम। फर्दरमोर द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द वॉक वाज 10 minutes. However, she made her walk for a duration of half an hour to 1 hour. This was because she took pleasure in watching the various fun games. अब यहाँ पर क्या बताया, और बच्चों के जैसे ये बहुत फन लविंग विमेन थी, एक फन लविंग उस टाइम पे एक लड़की थी जिनका नाम था बामा। सो बामा एक बहुत इनोसेंट सी, बहुत भोली भाली सी बच्ची थी और उनको बहुत अच्छा लगता था टू स्पेंड हर चाइल्डहुड इन अ विलेज। शी वाज, अपना वो उनका जो बचपना था वो एक गांव में बीता था। शी यूज्ड टू वॉक बैक होम व्हेन स्कूल वाज ओवर। और जब उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती, स्कूल का टाइम खत्म हो जाता, तो उनको अपने घर पैदल चल के जाना होता था। She had to do walking to reach home. Furthermore, the normal duration, और जो नॉर्मल ड्यूरेशन थी उनके स्कूल से घर जाने तक की, वो सिर्फ 10 मिनट थी, बट उनको कितना टाइम लगता था, हाफ आवर से 1 आवर का, लाइक 30 मिनट से लेके उनको 60 मिनट्स, कहीं पे 40 मिनट्स, कहीं पे 50 मिनट्स, कहीं पे 60 मिनट्स में उनको लग जाते थे अपने घर पहुंचने के लिए, जो सिर्फ रास्ता 10 मिनट का था। She made her walk for a duration of half an hour to 1 hour. This was because, अभी ऐसा क्यों होता था, उनको इतना ज़्यादा 10 मिनट की चीज़ उनको 60 मिनट में क्यों लगती थी या 50 मिनट में क्यों लगती थी? Because she took pleasure in watching the various fun games. वहाँ पे जितनी भी फन एक्टिविटीज़ होती थी, रास्ते में जितनी भी गेम्स होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी, खाने पीने की चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को एंजॉय करते करते, देखते समझते धीरे धीरे घर को आती थी। Now, her innocence was lost when she had to deal with the evil of untouchability very early in life. और यहाँ पर क्या हुआ, उनकी जो innocence थी वो तब खत्म हो गई, उनका बचपना तब खत्म हो गया, या उनको तब वो मैच्योर होगी जब उनको रियलाइज हुआ कि अनटचेबिलिटी टाइप की कोई चीज़ है जो प्रिवेल करती है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि अनटचेबिलिटी, दलित्स लोग, अगर कोई पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करता है, लोअर कास्ट का अगर कोई हाई क्लास वाले लोगों को टच कर दे, उनकी किसी बिलोंगिंग को टच कर दे, तो वो उनकी ऐसे हो जाता है कि लाइक वो अब वो पोल्यूटेड हो गई और उनको वो क्लीन करनी होती थी, तभी वो उसको यूज या कंज्यूम कर सकते थे। सो हर इनोसेंस वाज लॉस्ट व्हेन शी हैड टू डील विद द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी वेरी अर्ली इन लाइफ। अब ये जो इविल प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी को, जिन्होंने अपने सिर्फ 13 ईयर्स ऑफ एज में एनकाउंटर करा और उन्हें डिसाइड करा कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि इस प्रॉब्लम को ऑल टुगेदर अप्रूट कर सकूँ, जिसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड एफर्ट्स करे, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करी, अपने स्कूल की टॉपर बनी, जिसकी वजह से सब लोग उनकी उससे अट्रैक्ट हुए, लोग उसको अप्रोच करते थे, उसकी हेल्प लेते थे। तो कैसे उन्हें इनिशिएटिव लिए कि नहीं, ये जो इविल प्रैक्टिस है मुझे इसको और फर्दर कंटिन्यू नहीं करने देना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए, एट अलार्मिंग रेट आई हैव टू स्टॉप इट। तो उनके क्या क्या हार्ड एफर्ट्स थे इस इविल प्रैक्टिस को अप्रूट करने के लिए, वो हम जल्दी से देखते हैं। सो वन डे एन एल्डर ऑफ अ कम्युनिटी कैरिंग फूड पैकेट होल्डिंग इट बाय इट्स स्ट्रिंग्स। अब एक दिन उन्होंने क्या देखा, कोई एक बड़े इंसान हैं, उनकी कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं, मतलब उन्हीं के कास्ट के हैं, कैरिंग फूड पैकेट, उनके हाथ में एक फूड पैकेट था जिसको वो होल्ड कर रहे थे बाय स्ट्रिंग्स, कि मतलब ऐसे लकड़ी, उसमें रस्सी लगा दी और उसमें एक फूड पैकेट को या लंच बॉक्स जो भी था उसको ऐसे लटका के ऐसे दूर करके, लाइक वो उनसे टच नहीं, अगर वो ऐसे पकड़े तो उनका हाथ टच हो जाएगा उसमें, या उनकी बॉडी से वो टच हो जाएगा, उनके क्लोथ्स टच हो जाएंगे, तो उसको दूर करके ऐसे करके लेके जा रहे थे।
She felt amused, but her brother explained that they belong to a low caste. अब उनको ये देख के बहुत amused, बहुत ही सरप्राइज, ये क्या है कि ऐसा इतने एक रिस्पेक्टेबल पर्सन उनको ऐसी ऑफरिंग क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब वो ये सारी चीज़ें, ये पूरा जैसे जो वो देख के आई थी, ऐसा कि वो एक ओल्ड रिस्पेक्टेड पर्सन वो उस हाई क्लास के पर्सन को ऐसे फूड ऑफर कर रहे थे, तो जब ये देख के वो अपने ब्रदर, अपने एल्डर ब्रदर को बताती है, ही वॉज ऑलरेडी एक्वाइंटेड विद द थिंग्स, तो जब वो उनको बताती है तो वो उनको समझाते हैं, बट हर ब्रदर एक्सप्लेन दैट दे बिलोंग टू अ लो कास्ट। तो वो बताते हैं कि हम क्योंकि एक लो कास्ट को बिलोंग करते हैं, हम लोग दलित फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम लोग जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनकी चीज़ों को छू नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते। The belief was that the food packet will become impure if there was touching by a lower caste person. उनका बिलीफ ये रहता है कि अगर हम लोगों के खाने पीने की चीज़ों को या उनकी किसी भी बिलोंगिंग को या उन लोगों को ही अगर हम टच कर देंगे तो वो लोग इम्प्योर हो जाएंगे और उनको फिर नहाना धोना पड़ेगा, पूरा प्योर होना पड़ेगा और फिर वो अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा ये बिलीफ के बारे में उन्होंने ब्रदर ने अपनी बहन, जो छोटी बहन थी बामा, उसको ये सारी चीज़ें बताई, अच्छे से एक्सप्लेन करा। Her brother wanted to determine his caste as he asked about the street he lived in. अब यहाँ पे उनका भाई चाहता था to determine his caste as he asked about the street he lived in. जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ पे रहते हो, आप किस सोसाइटी में रहते हो या जहाँ पर भी रहते हो, जिस स्ट्रीट में आप रहते हो। So her brother, ओबामा के जो भाई थे, he wanted to determine his caste, वो बताना चाहते थे अपनी बहन को कि हम इस कास्ट को बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही पुअर है, जो कि बहुत अनरिस्पेक्टेबल कास्ट है एक। एज ही आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट ही लिव्ड इन, एज शी आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट शी लिव्ड इन। तो जब उन्होंने पूछा कि हम जहाँ पर रहते हैं तो उन्होंने बताया कि हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं, हम ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं कि जो दूसरों के साथ इक्वल नहीं रह सकते। हम इनके साथ चेयर पे बैठ के हम अपना फूड नहीं ले सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह में हम इनके साथ इक्वल स्टैंड नहीं कर सकते हैं। ही टोल्ड बामा दैट इन ऑर्डर टू विन डिग्निटी शी मस्ट वर्क हार्ड टू विन द ऑनर। अब यहाँ पे उनके भाई ने ना सिर्फ उनको एक्सप्लेन करा बल्कि उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट करा कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, सो ही टोल्ड बामा दैट इन ऑर्डर टू विन डिग्निटी, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें ऐसे पीपल डोंट लुक डाउन अपॉन यू और तुम्हें भी इक्वल फील करें, इक्वल ट्रीटमेंट मिले जैसे कि बाकी लोगों को मिलता है, तो तुम्हें खुद को अपनी डिग्निटी को, अपनी पहचान को बनाना पड़ेगा और अपनी डिग्निटी को जीतना होगा तुम्हें। सो शी मस्ट वर्क हार्ड टू विन द ऑनर, और इसके लिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करी, तुम्हें बहुत पढ़ना होगा, तुम्हें टॉप करना पड़ेगा, तुम्हें मेरिटोरियस स्टूडेंट बनना पड़ेगा अपने स्कूल का, और तब तुम टॉप करोगे, और जब तुम टॉप करोगे तो लोग तुम्हें ऑनर करेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। बामा वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और बामा बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी, एट द सेम टाइम फन लिविंग थी बाकी बच्चों के जैसे, बट हार्ड वर्किंग भी थी। एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लग गई और अपनी क्लास में वो फर्स्ट भी आई। और ऐसे करके उनकी जो डेस्परेशन थी और उनके जो ब्रदर के जो मोटिवेशनल वर्ड्स थे वो एक बहुत डीप इम्पैक्ट बना देते हैं उनके दिमाग में, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत एफर्ट्स करती है और फाइनली वो बहुत एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती हैं जहाँ पे लोगों को उसको रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, लोगों को ऑनर करने लग जाते हैं, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने एनकाउंटर करी थी, जो शेयर करी है हमसे हमारे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में। सो फाइनली अगर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करें, सो कैन वेरी राइटली सेड दैट द समरी ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एक्सप्लोर्स द racial discrimination and caste discrimination which two children had to experience। रेस का, जाति प्रजाति का जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, वो इन दो लड़कियों ने जो एनकाउंटर करा उसके बारे में हमें पता चलता है, और कैसे इन दो डिस्क्रिमिनेशन ने, कोई कास्ट का, कोई जाति का, कोई कलर का, कोई क्रीड का, कोई कम्युनिटी का, कोई नेशनैलिटी का, कोई ओरिजिन का, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ये कैसे किसी बच्चे के दिमाग पे एक लाइफ टाइम के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, और कैसे बच्चे इसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं
हैं और क्या ओवरकम कर पाते हैं नहीं कर पाते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। और कितने हार्ड वर्क करते हैं, कितने हार्ड एफर्ट्स करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी सोसाइटी को प्रोमोट करने के लिए या इक्वल कंसिडर करने के लिए, जो उनका राइट है अपने राइट्स को लेने के लिए, जो वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, कितने हार्ड वर्क पुट करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न, दे आर बॉट अप इन सच अ फैमिली विच आर नॉट कंसिडर्ड ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट। स्टूडेंट, हम एक क्लास के अगर स्टूडेंट हैं, अगर टीचर किसी के लिए थोड़े से बायस होते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। तो जस्ट ये सोचिए कि एक इंसान के साथ जो एक ऐसी कम्युनिटी में रहता है जिसको हर समय एक ह्यूमिलेशन की फीलिंग होती है, जिसको हर समय ऐसा फील किया जाता है दैट दे आर नॉट इक्वल्स, दे हैव नो राइट टू सिट विद देम, दे हैव नो राइट टू स्टैंड विद देम, दे हैव नो राइट टू ईट विद देम। तो उनको कितना ज़्यादा टॉर्चर फील होता है, नॉट ओनली मेंटल टॉर्चर बट कितना हरासमेंट की फीलिंग आती है उन लोगों के साथ जो ऑल टुगेदर हर समय वो लोग विटनेस करते हैं। तो हमें बस इतना सा एफर्ट करना है कि वी शुड कंसिडर, वी बीइंग लिटरेट पीपल, वी बीइंग लिविंग इन द मॉडर्न एरा, वो पुरानी बातें थी जो हमने दोनों केस में डिस्कस करें, दैट वाज वे बैक। अब हम मॉडर्न एरा की अगर बात करें तो हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी बनती है कि हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है तो एटलीस्ट हम सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दें दैट एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग डिजर्व करता है, और सबका उतना इक्वल राइट है इस प्लैनेट पे रहने का जितना एक पर्सन का, चाहे वो अपर क्लास का हो चाहे वो लोअर क्लास का क्यों ना हो। अगर हम एक दूसरे को इक्वल कंसिडर करेंगे तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे इन इट्स ट्रू सेंस। सो दैट्स ऑल about discussion of this chapter। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं towards reading with the question answers, और हम हेड करते हैं सबसे पहले towards question number 1। So who are the characters in this chapter? List them with their pet names और pen names, कुछ भी बोल सकेंगे। pet names क्या है, या फिर यहाँ पे चैप्टर में बहुत जगह pet भी बोला गया, कहीं जगह pen भी बोला जा सकता है। pen क्यों, जब वो being a writer वो अपने क्या नाम बताना चाहते थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नेम कुछ और था बट एज अ राइटर वो अपना कुछ और नेम प्रेजेंट करते थे। तो कहीं बार आपको पेट नेम देखने को मिलेगा, कहीं बार आपको पेन वर्ड सुनने को मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द टू अकाउंट्स गिवन इन द यूनिट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर बेस्ड ऑन two distant cultures. The two grown-up and celebrated writers from marginalized communities look back on their childhood. They reflect on their relationship with the mainstream. ये अपना रिलेशन बताते हैं जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, जो हाई क्लास के लोग थे, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, उनके साथ इनका कैसा बिटर रिलेशन था, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलता है। The discrimination, the oppression, the humiliation, suffering and insults that they faced as young members of the marginalized communities are common to both। वो कितने भेदभाव फेस करते हैं, कितना oppressed फील करते हैं कि वो एक ऐसा सेक्शन है कि जिस पे हर कोई आके दबाव डालता है, अपना प्रेशर डालता है, अपनी बातों को मनवाता है, उनकी कोई इच्छा, उनकी कोई पहचान ही नहीं रह गई है एज इफ। ह्यूमिलिएशन कितना फील करते, दे लिटरली सफर एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, जहां भी चले जाए। और जो इंसल्ट फेस करते हैं उनके तो कुछ कहना ही नहीं है। दैट द फेस्ड एज young members of the marginalized communities are common to both। Zitkala Saha highlights the severe prejudice that prevail towards the Native American culture and women। अब ज़िटकाला शाह ने अपने इस राइटिंग्स के थ्रू क्या हाईलाइट करा है, सीवियर प्रीजुडिस, कितना ज़्यादा भेदभाव होता है that prevail towards the Native American culture। उस समय जो नेटिव अमेरिकन हुआ करते थे वो, चाहे अभी ज़िटकाला शाह कौन थी, एक अमेरिकन इंडियन थी जिनका बर्थ इंडिया में हुआ था। नेटिव वो इंडिया की थी बट पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका जाती हैं, तो वो ओरिजिन कौन थी, इंडिया की थी, लेकिन जो कोर जो अमेरिकन थे वो इंडियंस को या वो दूसरे कल्चर के लोगों को कैसा ट्रीट करते थे, कैसे कंसीडर करते थे, उसके बारे में ये पूरा अकाउंट है। डिप्राइविंग हर ऑफ हर ब्लैंकेट दैट कवर्ड हर शोल्डर्स मेड हर लुक इनडिसेंट इन हर ओन आईज। अब डिप्राइविंग हर ऑफ हर ओन ब्लैंकेट दैट कवर्ड हर शोल्डर्स, वो एक शॉल जैसा, एक कंबल जैसा, एक वुलन वेयर अपने शोल्डर्स पे रखती थी एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हर कल्चर। अब वो चीज़ को डिप्राइव
depriving her of her blanket that covered her shoulder made her look indecent in her own eyes. अब वो जिसको वो बहुत decent consider करती थी, ऐसा respect वो अपने shoulders पे लेती थी, ऐसे shoulder पे ऐसे लेके वो घूमती थी, जिसमें उनको बहुत अच्छा feel होता था, बहुत proud feel करती थी अपने culture के लिए, और ऐसा respect वो उसको wear करती थी. जब उसको हटाना पड़ा तो अपनी नज़रों में ही उनको बहुत indecent feeling आने लग गई. The cutting of her long hair reduces her to the status of a defeated warrior, as in her culture shingled hair are worn only by cowards. अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बोली है, जो कटिंग, जब उनके बाल कटने की बारी आई, सो कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर रिड्यूसेस हर टू द स्टेटस. अब जब उनके बाल कट गए तो उनको कौन सी फीलिंग आने लगी, कावर्ड फीलिंग आने लगी, क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती थी वॉरियर्स में जो हार जाते हैं वो लोग अपने बाल कटवाते हैं, जिनकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो वो लोग बाल कटवाते हैं. तो जब उनके लॉन्ग हेयर को कट किया गया तो उनको भी वो सारी फीलिंग्स आने लगी, उनके अंदर ही अंदर उनको बहुत ह्यूमिलिएशन फील होने लग गया, बहुत डिसहार्टेड हो गई चीज़ों के लिए. कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर रिड्यूसेस हर टू द स्टेटस ऑफ डिफीटेड वॉरियर्स इन कल्चर शिंगल्ड हेयर आर worn only by cowards. The replacing of moccasins by squeaking shoes and eating by formalized breakfast table are other signs of forcible erosion of their own culture and imposition of dogma on them. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिए हैं, the replacing of moccasins. अब ये moccasins क्या होता है? It is a type of shoe. जो इंडियंस जो शू पहनते हैं और जो अमेरिकन्स पहनते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस था. उनके काफ़ी हील वाले शूज़ थे और वेल पॉलिश थे, बट इंडियंस जो कंफर्टेबल पहनते हैं वो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करा और उनको फोर्स करा दैट यू हैव टू वेयर दिस काइंड ऑफ शूज़. तो रिप्लेसिंग ऑफ हर मोccasins बाय स्क्वीकिंग शूज़, कि अब आपको फोर्स करा कि आपको ऐसे अनकंफर्टेबल शूज़ पहनने पड़ेंगे, बी इट यू आर कंफर्टेबल और नॉट. तो वो दूसरी चीज़ उनको बहुत क्रिटिसाइजिंग लगी. और ईटिंग बाय फॉर्मूला की बेल बजेगी तो आपको चेयर को पुल करना है, सेकंड बेल बजेगी तो आपको उस पर बैठना है, थर्ड पे ये करना है. तो ऐसे फॉर्मूला से उनका ब्रेकफास्ट करना जो उनको कभी भी आता नहीं था, तो ये अगेन उनको लगा ये कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट है टुवर्ड्स हर. अनदर साइंस ऑफ फोर्सिबल इरोजन ऑफ देयर ओन कल्चर एंड इम्पोजिशन ऑफ डॉगमा ऑन देम. और कहीं ना कहीं उनको लगा कि उनके जो प्रैक्टिसेस थी कि सबसे पहले वो लोग प्रे करते हैं, ऑफ इंडियन कल्चर में जैसे फूड आता है सबसे पहले हम प्रे करते हैं, वी थैंक गॉड फॉर द फूड वी ईट, देन वी गिव सम ऑफरिंग या फिर we keep some side some part of the food side as an offering to God, और फिर हम लोग फूड को कंज्यूम करना शुरू करते हैं. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, बट वेयरएज वहाँ पे कुछ और ही कल्चर था. तो उनको लगा कि ये सारी जो चीज़ें इम्पोज करी जा रही है उनके ऊपर अमेरिकन कल्चर की, इसकी वजह से जो उनकी प्रैक्टिसेस है, जो उनके कल्चर की कोर जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इरोड हो रहे हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ा जिसके वो एक्चुअली अगेंस्ट हैं. बामा, अब यहाँ पे दूसरा इंसिडेंट पढ़ते हैं बामा का. सो बामा हाईलाइट्स द ह्यूमिलिएशंस व्हिच आर फेस्ड बाय द अनटचेबल्स हु वर नेवर गिवन एनी ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट एज दे वर बोर्न इन लोअर क्लास. सो ये जो दिख रहा है ना, इट इज बॉर्न. ओके, सो बामा यहाँ पर जो सेकेंड इंसिडेंट हमने जो चैप्टर में पढ़ा, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, उसमें बामा बताती हैं ह्यूमिलिएशंस विच आर फेस्ड बाय अनटचेबल्स. जो ह्यूमिलिएशन, जो टॉर्चर, जो हरासमेंट जो उस टाइम पे अनटचेबल्स फेस करते थे उसके बारे में बामा यहाँ पर बताती. हु वर नेवर गिवन, जिनको कभी इज्जत तो मिली नहीं, कभी ऑनर, कभी रिस्पेक्ट तो उनको मिला ही नहीं, कोई डिग्निटी नहीं थी, ना उनकी खुद की रिस्पेक्ट थी. एज दे वर बोर्न इन लोअर क्लास, जस्ट by taking birth in such class or in such a family, उनको लोग ऐसा कंसिडर करते that they're deprived of all these things. उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती because they're considered as lower class, poor class people. तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं, और उनकी कोई सेल्फ ईगो तो बिल्कुल भी नहीं थी, कोई उनको ऑनर भी नहीं देता था. They were made to live apart, run errands and bow humbly to the masters. और उनकी ड्यूटी क्या थी, वो अलग से रहे, इनको टच भी नहीं कर सकते थे, जहां से क्रॉस कर रहे हैं उनके आगे से क्रॉस भी नहीं कर सकते थे. अगर इन्हें देख ले तो दूर पे कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, वहीं पे इनको पहले जाने देंगे और फिर ये लोग आगे जाएंगे. तो इस टाइप का जो इतना ज़्यादा जो ट्रीटमेंट था, दैट फोर्स देम टू लिव अपार्ट, इनको अलग से रहना होता था. टू रन एरेंड्स, इनको बिल्कुल इनसे दूर दूर डिस्टेंस मेंटेन करके उनके सामने भी नहीं आ सकते थे. और जब भी गलती से अगर देख लिया तो दे हैव टू बो हम्बली, उनके आगे झुकना पड़ता था, बिकॉज ये पुअर क्लास के थे और वो लोग हाई क्लास के थे.
they scrupulously avoided direct contact with the people of higher class or the things used by them. और वो क्या करते थे, they were very scrupulously, वो बहुत cautiously चीज़ों को avoid करते थे डायरेक्ट, कि किसी भी तरीके से हम ना तो उनकी कोई चीज़ों को छू लें डायरेक्टली, ना ही उन लोगों को हम लोग डायरेक्टली ना वो टच करना करते थे, और ना ही उनकी बिलोंगिंग्स को भी टच नहीं करते थे, ऑल्दो उनको सर्व वो ज़रूर करते थे. सो दे scrupulously avoided direct contact with the people of higher class or the things used by them. The sense of rebellion against the existing state of affairs and decision to improve them are also common themes. अब सबसे ज़्यादा चीज़ दोनों ने ये जो rebellion face करे against the existing state of affairs, ये जो सारी चीज़ें हो रही थी उनके against उन्होंने बहुत revolt करा, बहुत oppose करा, but उनकी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, because वो बहुत as a एक legacy थी, बहुत एक लंबे समय से एक tradition था, एक चल रही थी, practice थी. So but they stood against it, उन्होंने fought back करा उन चीज़ों के लिए, अगेंस्ट खड़े हुए, और कहीं ना कहीं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट वो सक्सीड भी हुए अपने पर्पस में. सो दीज आर, ये हमने दो कैरेक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा. एक था पहला झटकाला सा का, और अभी अभी जो हमने देखा वो बामा का था. क्या क्या चीज़ें उन दोनों के साथ कॉमन थी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के दो पार्ट्स में डिस्कस करी. नाउ हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेजिस्टेड, बट द सीड्स ऑफ रेबिलियन आर सोड अर्ली इन लाइफ. डू यू अग्री दैट इनजस्टिस इन एनी फॉर्म कैन नॉट एस्केप बीइंग नोटिस इवन बाय चिल्ड्रन. अब यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छा है. ये बोल रहा है कि इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेसिस्टेड. हो सकता है बहुत लंबा समय लगे फॉर ऑपरेशन को, अगर हमें कोई हम पे ज़बरदस्ती दबाव डाल रहे कि ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये नहीं करना तुम्हें, ऐसा करना ही होगा, ऐसा करो ज़बरदस्ती. जब ये जो ऑपरेशन है, ये जो हम पर जो ज़बरदस्ती का जो दबाव डाला जा रहा है, उसको बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो सकता. वो कहीं ना कहीं उसको हमें रेजिस्ट करना ही होगा. सो इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम, हो सकता है बहुत लंबा समय लगे फॉर ऑपरेशन टू बी रेजिस्टेड, कि हम इस ऑपरेशन के अगेंस्ट जाए. हो सकता है इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगे, बट द सीड्स ऑफ द रेबिलियन आर सोड अर्ली इन लाइफ. बट ये जो हमने जो बीज कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट के, इस रेबिलियन के, इनके जो हमने बीज, जो इनके सीड्स हम सो करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बचपने से ही बच्चों के अंदर डाल देना चाहिए कि नहीं, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, यू टू डिजर्व सेल्फ रिस्पेक्ट, यू हैव ऑनर, यू हैव रिस्पेक्ट, you deserve all the things that actually others do. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही बच्चों के दिमाग में सो कर देनी चाहिए, डीप सीटेड. डू यू अग्री दैट इनजस्टिस, किसी भी टाइप का अगर इनजस्टिस होता है इन एनी फॉर्म, कैन नॉट एस्केप बीइंग नोटिस इवन बाय चिल्ड्रन. आपको ऐसा लगता है क्या, कोई किसी भी टाइप का अगर इनजस्टिस कहीं पर भी किसी के भी साथ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चे उसको नोट नहीं करते, क्या बच्चों को नज़र नहीं आता, वो चीज़ें दिखती नहीं है, डिफरेंसेस, भेदभाव, क्या लगता है आपको? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव एंड मोर ऑब्जर्वेंट देन द एडल्ट्स. बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं चीज़ों के लिए, और हम ऐसे बोलते हैं ना, बच्चों के तो कॉपी कैट्स है, दे आर कंसिडर्ड एज कॉपी कैट्स, बिकॉज वो बहुत जल्दी चीज़ों को, उनके जो एनवायरनमेंट में, उनकी जो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, बिकॉज वो बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और वैसा ही करते हैं. सो children are very sensitive and observant than adults. They see, hear, feel and experience whatever happens around them. वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फील करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके आसपास कैसी चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और वो अपने उसके ऊपर अपना जो थॉट्स है, जो उनके व्यूज़ है, वो उनको भी एक्सप्रेस करते हैं. Whatever happens around them. They are quick to note any deviation from the normal or any aberration. अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बहुत जल्दी नोट करते हैं कि ये सारे लोग तो ऐसा कर रहे हैं, बट ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है. सबके लिए तो मंदिर के दरवाजे खुले हुए हैं, सब मंदिर में जाते हैं, वर्शिप करते हैं, दे ऑफर देयर वर्शिप, दे प्रे एंड डू एवरीथिंग, बट यही कम्युनिटी के लोग क्यों वहाँ पर टच भी नहीं कर सकते, वहाँ पर जा भी नहीं सकते, ऐसा क्यों होता है. सो दे ऑब्जर्व वेरी वेल दीज थिंग्स. दे आर क्विक टू नोट, कोई भी अगर डिविएशन होता है फ्रॉम द नॉर्मल और एनी एबरेशन, किसी भी टाइप का कोई डिविएशन है, कोई अलग सी कोई चीज़ हो रही है, सब जो कर रहे हैं बट कुछ लोग वो नहीं कर रहे, तो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को नोटिस करते हैं. बामा एट फर्स्ट थिंक्स द बिहेवियर ऑफ द एल्डर ऑफ अ कम्युनिटी इज क्वाइट फनी. स्टार्टिंग में तो लगता है कि तब फनी तरीके से वो उनको फूड पैकेट देने जा रहे हैं, कितनी बड़ी डंडी उसके आगे उसके थ्रेड लगाया, फिर उसको फूड पैकेट
पैकेट उनको ऐसे ऑफर करने जाए, तो स्टार्टिंग में तो उनको बहुत वो लगता है, यार ये क्या मजाक है, ये क्वाइट फनी लगता है। ही इज होल्डिंग द पैकेट ऑफ स्ट्रिंग एंड रनिंग विद इट ऑकवर्डली, और उनको स्टार्टिंग में लगता है कि वो कैसे फूड का पैकेट स्ट्रिंग से वो पकड़ के ले जा रहे हैं एंड रनिंग विद इट ऑकवर्ड, और बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से मैनेज करते हैं कि कहीं वो कहीं उनसे कोई बॉडी पार्ट से उनसे कोई टच ना कर जाए। बट वेन शी लर्न्स द रीजन ऑफ हिज बिहेवियर, बट ये सारी इंसिडेंट जब अपने ब्रदर को बताती है और उनका भाई उनको एक्सप्लेन करता है, उनको समझाता है सारी चीज़ों के बारे में, तो तब उनको समझ में आता है। देन शी लर्न्स द रीजन ऑफ हिज बिहेवियर इन दैट पर्टिकुलर मैनर, हर आयरी इज अराउज्ड अगेंस्ट द क्रूअल रिच पीपल ऑफ अपर कास्ट हु शेमलेसली एक्सप्लॉइट देम एंड हीप ह्यूमिलिएशंस ऑन देम। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब उनका भाई उनको सब बताता है कि ये कारण है बिकॉज हम इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो जो पर्सन है वो एक दलित फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, और अगर वो अपने मास्टर को या वो अपर क्लास को अगर सर्व कर रहे हैं तो वो उनकी चीज़ों को टच नहीं कर सकते, उनकी बिलोंगिंग्स को टच नहीं कर सकते, उनको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे थे। तो जब उनके भाई उनको रीज़न बताते हैं तो ये उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर जाता है ऐसे रिच क्लास या ऐसी अपर क्लास के लिए। So, but when she learns the reason of his behavior in that particular manner, her ire is aroused against the cruel rich people of upper caste who shamelessly, जो बिना किसी शर्म के ऐसे exploitation करते हैं, undue advantage, although आप लोगों की सर्विसेज तो ले ही रहे हो, बट आप उनको ऐसे exploit क्यों कर रहे हो, उनका शोषण क्यों किया जा रहा है, undue advantage क्यों लिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो उस कास्ट या उस कम्युनिटी या उस फैमिली के एक पार्ट हैं। who shamelessly exploit them and हीप ह्यूमिलिएशंस ऑन देम, और उनके अंदर ह्यूमिलिएशन की फीलिंग को जगाते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें उनको उनके भाई समझाते हैं तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है, उनके लिए बहुत ही एंग्विश फील होता है उन अपर क्लास के लोगों के लिए। She is ready to rebel against oppression by snatching the packet of vadai from the landlord and eating them herself. अब वो यहाँ पे छोटी बच्ची थी तो वो एज बस मस्ती के सेंस में कहती है मैं अभी बदला बताती हूँ। अच्छा तो आप ऐसे इसलिए ले लो ताकि हम टच ना कर पाए, तो चलो मैं आपको बदला मैं आपको भी सबक सिखाती हूँ, अभी मैं आपकी इस चीज़ का बदला लेती हूँ आपसे मीन्स अपर क्लास को फोकस करते हुए। शी इज़ रेडी टू रिबेल अगेंस्ट द ऑपरेशन, और ये जो ऑपरेशन, ये जो ज़बरदस्ती का जो प्रेशर डाला जा रहा था कि तुम हमारी चीज़ों को टच नहीं कर सकते, फिर उनसे ले क्यों रहे हो, आप ले भी तो रहे हो, उनकी सर्विसेज तो आप ले रहे हो। सो वाई डोंट यू स्टॉप टेकिंग देयर सर्विसेज, और अगर आपको सर्विस लेनी है तो ट्रीट देम इक्वल, उनके साथ ऐसा बिहेव मत करो। सो शी इज रेडी टू रिबेल अगेंस्ट द ऑपरेशन, और वो बहुत तैयार हो जाती है कि अब मैं इनको मजा सिखाती हूँ। सो बाय स्नैचिंग द पैकेट ऑफ वड़ाई फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, अब वो ये भी किस तमिल की बात है, तो वो जो ऐसे जो डोनट शेप होता है ना ऐसे करके गोल, ये जो ऐसे जो वड़ा बनाया जाता है, ये उसकी बात हो रही है। तो कहती हैं अच्छा ठीक है, तो अब मैं ये वड़ा ही लेती हूँ उसमें से, उस लैंडलॉर्ड से, एंड ईटिंग देम हर, और मैं पूरा पैकेट स्नैच कर लेती हूँ। अच्छा अब मैं वड़ा ही खा के दिखाती हूँ और फिर देखती हूँ ये क्या करते हैं, तो उसका पैकेट स्नैच करती है उस एल्डर पर्सन से और उसको खोल के उसमें वड़ा ही खाने लग जाती है। हर एल्डर ब्रदर चैनलाइजेस हर एंगर, he tells her to study with care and make progress, we see the seeds of rebellion in her। अब उनके बड़े भाई बोलते नहीं नहीं ये गलत काम कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऐसे चीज़ें नहीं सुधरेंगी, ऐसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकते हैं सोसाइटी में। अगर तुम चाहती हो कि हमारी क्लास का भी सेक्शन, हमारी जो क्लास है, हमारा जो सेक्शन है सोसाइटी में वो भी अपलिफ्ट हो, वो भी इम्प्रूव हो, और अगर तुम चाहती हो कि हम लोगों को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिले जो हम डिज़र्व करते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी कि हम उनको बदला दें या हम उनको एक लेसन दें, ऐसे नहीं होता। बट तुम्हें अच्छे एफर्ट्स करने होंगे ताकि लोगों की सोच हमारे लिए चेंज हो जाए। तो उनको बहुत अच्छे समझाते हैं। हर एल्डर ब्रदर चैनलाइजेस हर एंगर, उनके गुस्से को शांत करते हैं, फिर उनको सही रास्ता दिखाते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो दिस इज़ द राइट वे दैट यू शुड वॉक ऑन। He tells her to study with care, वो उनको बोलते तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत डेडिकेशन से, और तुम्हें टॉपर बनना होगा। जब तक तुम अपनी पढ़ाई में सक्सीड नहीं करोगे तब तक चेंजेस नहीं आ पाएंगे। सो ही टेल्स हर टू स्टडी विद केयर एंड मेक प्रोग्रेस, और वी सी द सीड्स ऑफ रेबिलियन इन हर, और ये बचपन से ही हमें उनके अंदर वो गुस्से के, वो रेबिलियन के, वो रिवोल्ट के सीड्स देखने को मिले। ऐसा नहीं है बड़े होके लोगों को समझ में आती है, बट बच्चों के अंदर ये चीज़ें देखने को बहुत अर्ली एज में बहुत जस्टिफाइड तरीके से समझ में आता है। Zitkala saw two shows that she has the seeds of rebellion in her
even at an early age. अब यहाँ पे बामा का एग्जाम्पल देखा, झटकाला सा के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिनका हमें स्टार्टिंग से ही हमें देखने को मिला कि वो रिवोल्ट कर रही थी कि उनको बाल नहीं कटवाने, वो उन ड्रेसेस को पहनने के बिल्कुल अगेंस्ट थी, कभी वो छुपती थी, लोगों को स्क्रैच कर रही थी। तो बहुत अच्छे से रेबिलियन वाले सीड्स बचपन से हमें झटकाला सा के अंदर भी देखने को मिले। लेट्स ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड वेल. Zatkala Sa too shows that she has the seeds of rebellion in her even at an early age. Her friend Judwin tells her that the authorities are going to cut their long, heavy hair. She says that they have to submit because they are strong. वो कहती है अच्छा उनको करना होगा because वो authorities हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो उनसे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता because उनको सारे rights हैं, वो authorized persons हैं. बट झटकाला सा रिबल्स, बट फिर भी जानते हुए कि वो ऑथोराइज पर्सन है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो पार में है, फिर भी उनको रिवोल्ट करा झटकाला सा ने. बट झटकाला सा रिबेल्स, शी डिक्लेयर्स दैट शी विल नॉट सबमिट, और वो डिक्लेयर कर दी कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी अपने बाल कटवाने के लिए, आपको जो करना है आप वो कर लीजिए. She will struggle first and she does carry out her resolution. She hides her fill to foil their attempt. और वो उसके लिए struggle करती है, वो जो कुछ भी उससे हो सकता है, जितने भी efforts हो सकते हैं so that कि उनके बाल ना काटे जाए, वो सारी वो efforts करती हैं. And she does carry out her resolution. और वो उन्होंने जो resolution ली थी, उन्होंने जो शपथ जो ली थी कि मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने बालों को नहीं कट करने दूंगी, वो उसको बहुत अच्छे से execute करती हैं. She hides herself to foil their attempt. और वो अब अपने आप को छुपाने के लिए बेड के नीचे छुप जाती है ताकि वो मुझे ना देखें और शायद वो यहाँ से एस्केप कर जाए. When she is detected, और जब देखती हैं कि अब तो मैं पकड़ गई हूँ, अब उन्होंने मुझे फाइंड आउट कर लिया कि आई एम हाइडिंग अंडर द बेड, सो अंडर द बेड एंड ड्राई, और फिर वो क्या करते हैं, देखते हैं तो उसको घसीट कर उस बेड से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. बट तब भी वो हार नहीं मानती, वो कॉन्टिन्यूसली उनको स्नैच करती है, उनको रिवोल्ट करती है, उनको दूर करती है, उनके अगेंस्ट जाती है. शी रेजिस्ट बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, उनको पैर मारती कि नहीं यू गो फ्रॉम हियर, उनको स्क्रैच करती है सो दैट कि वो दूर चले जाएं. शी इज़ ओवरपावर्ड एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, बट वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है बिकॉज अथॉरिटीज़ वहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, बहुत सीनियर होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो ज़्यादा प्रेशर उनका बियर नहीं कर पाती. और फाइनली उसको वो एक चेयर पे बिठा के उसके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को बांध देते हैं और फिर बालों को काट देते हैं. शी इज़ ओवरपावर्ड एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर बट शी डजंट टेक थिंग्स लाइंग डाउन. बट वो ऐसे नहीं आराम से बैठ के अपने बाल नहीं कटवाती, उनको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं तभी उसके बाल तभी झटकाला सा के बाल कट पाते थे. स्पार्क ऑफ रेबिलियन इन हर इज नॉट पुट ऑन बाय ऑपरेशन. अब यहाँ पे ये जो उनके अंदर जो एक तेज था, उनके अंदर जो स्पार्क था, वो जो एनर्जी थी ऑफ रेबिलियन कि मैं ऐसे चीज़ों को फेस नहीं करूँगी, एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं रेजिस्ट करूँगी, मैं रिवोल्ट करूँगी जब तक जिस पॉइंट तक मैं कर सकती हूँ. इन हर इज़ नॉट पुट बाय ऑपरेशन, और किसी ने उन पर दबाव बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करा बिकॉज उन्होंने उसको पूरा अच्छे से रेजिस्ट करने की कोशिश करी जितना अच्छे से वो कर सकती थी. सो फाइनली यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से पता चला कि कैसे कि बचपन से ही बच्चे कैसे गलत अगर कुछ चीज़ें होती हैं सोसाइटी में उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको नोटिस करते हैं, और सिर्फ वो ऑब्ज़र्व या नोटिस नहीं करते, उनके अगेंस्ट कैसे रिवोल्ट करते हैं, कैसे उन चीज़ों के अगेंस्ट वो रिबेल करते हैं अंडर दिस ऑपरेशन काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये बहुत अच्छे से ये चैप्टर के पार्ट से हमें समझ में आया, वो भी दैट टू विद अ फीमेल चाइल्ड. एक विमेन कैसे इन ऑप्रेस्ड सेक्शन से बाहर आती है, कैसे अपने स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करती हैं, दैट इज वेरी कमेंडेबल. हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Bama's experience is that of a victim of the caste system. What kind of discrimination does the Kala Sa's experience depict? What are their responses to their respective situation? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बामा की experience is that of a victim of the caste. बामा क्या थी, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये उसको नहीं टच कर सकते, वो उनकी चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते, पोल्यूटेड हो जाएंगी, इम्प्योर हो जाएंगी. तो ये जो कास्ट सिस्टम की जो विक्टिम थी बामा, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज झटकाला सा एक्सपीरियंस, और झटकाला सा के साथ जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या चीज़ें दिखाता है हमें. झटकाला सा फर्स्ट वाला कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, कि कैसे उनके साथ कैसे अमेरिकन बनने के लिए, अमेरिकन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, उनके लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए वो कैसे उसको फोर्स करते हैं, उस पर उनको कंपेल करते हैं, बट कैसे वो
फ्यूट करती हैं और फाइनली उनको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं. व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सेज टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन. अब कैसे इन दोनों ने अपनी अपनी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करा, कैसे इनके बिहेवियर थे. लेट्स ट्राई टू रीड विद द आंसर. So here we go with the answer. Bama is a victim of the caste system as she has born in a Dalit community. ये बॉम नहीं, ये बॉर्न है. राइटिंग की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा होगा. बामा एक विक्टिम होती है किसकी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, बिकॉज वो बॉर्न होती है एक दलित फैमिली में, एक लोअर फैमिली में. ज़ितकाला सा इज़ अ नेटिव अमेरिकन, और ज़ितकाला जो होती है वो नेटिव अमेरिकन होती है, हु फाइंड्स दैट पीपल हु हैव ओवरपावर्ड द नेटिव्स आर आउट टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर. अब वो देखती हैं कि हु फाइंड दैट पीपल हु हैव ओवरपावर्ड द नेटिव्स, जो इनको डोमिनेट कर रहे हैं, दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर. वो बिल्कुल तैयार हैं कि अगर कोई बाहर कोई नॉन नेटिव है तो उनको कल्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे और वो अपने कल्चर में उनको अडॉप्ट करवाएंगे. शी नोटिसेस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड विमेन. अब वो क्या डिस्क्रिमिनेशन देखती है ज़ितकाला सा, तो वो देखती है कि नेटिव अमेरिकन कल्चर और विमेन के अगेंस्ट ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं. द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर इज अ सिंबॉलिक ऑफ सब्जेक्शन टू द रूलर्स. और जो कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ये एक सिंबल है कि कैसे जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ होती है, कैसे जो पीपल इन पावर होते हैं, वो कैसे अपनी पावर्स का, अपने अथॉरिटीज़ का अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, और जो लेस्ड प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, जो इम्पावरिज्ड सेक्शन होते हैं, उन पर कैसे अपना दबाव डाल के उनको और ऑप्रेस करते हैं. Only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. क्योंकि यहाँ पे कैसे उनके अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि शिंगल्ड हेड, मतलब उनको अगर जब बालों को अपना कटवाना पड़ा तो उनके अंदर ये फीलिंग आ रही थी ऑफ अ कावर्ड, कि मैं एक डरपोक, एक कायर इंसान हूँ जो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाई, हम अपने राइट्स के अगेंस्ट अच्छे से खड़ी नहीं हो पाई. तो दिस नेगेटिव फीलिंग इस सिचुएशन से ज़ितकाला सा के अंदर इम्बाइब हो जाती है. शी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हर सॉफ्ट मोसासन्स, द शूज़ worn by Native Americans. Her blanket has been removed from her shoulders and she feels shy and indecent. The rules observed at the breakfast table are alien to her. अब ये जो सारी चीज़ें थी उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी भर देती हैं, उनको कितना ह्यूमिलिएशन फील कराती हैं, उनको कितना क्रिटिक फील होता है. तो सबसे पहली चीज़ कि उनके जो मोसासन्स थे उनको शूज़ को अपने हटाना पड़ा और अमेरिकन के शूज़ को पहनना पड़ा. दो वो बहुत ही स्क्वीक्ड थे बट फिर भी अनकम्फर्टेबल होते हुए भी उन्होंने उस चीज़ को पहना. उनका जो ब्लैंकेट, जो शॉल उन्होंने शोल्डर पे ली थी, जिसको बहुत डिसेंट समझती थी, वो उनको रिमूव करनी पड़ी. तो उनको बहुत शाय फील हुआ, बहुत इनडिसेंट फील होने लग गया. और शी ऑल्सो ऑब्जर्व कि वो जो डाइनिंग के जो रूल्स हैं, जो ब्रेकफास्ट टेबल पे जो रूल्स हैं, वो कितने अजीबो गरीब है कि ऐसे बेल बजेगी तब आपको करना है. आर यू रोबोट्स हैं क्या, हम इंसान हैं या फिर हम कोई जानवर है कि ऐसा बजेगा तब हमें कुछ रिस्पॉन्ड करना है, फिर बेल बजेगी फिर हमें रिस्पॉन्ड करना है. तो उनको वो जो उनकी खुद की जो इच्छा थी, जो फ्री वाली जो फीलिंग थी, वो उनको बिल्कुल नहीं. शी वॉज रादर फीलिंग इन दी बैरियर्स कि उनको बांध दिया गया है कभी किसी चीज़ों से. बोथ ऑफ देम रिबल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस दैट डू नॉट बो डाउन टू देयर सिचुएशंस. दोनों ने स्ट्रगल करे. ज़ितकाला सा ने भी बहुत कोशिश करी कि उनके बाल ना काटे जाएं, उनको उस नेटिव अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट ना करना पड़े. और यहाँ पे बामा ने भी उस चीज़ को रेजिस्ट करने की कोशिश करी. और वो उन जो हाई क्लास को जो वड़ाई सर्व कर रहे थे उसका थी कि मैं भी खाती हूँ और इनको फिर बताती हूँ. तो उसने उसको स्नैच करा उससे और खाने की कोशिश करी. बट जब भाई ने गाइड करा प्रॉपरली, एल्डर ब्रदर की ट्रू गाइडेंस से, उन्हें हार्ड वर्क करा, अपने क्लास की टॉपर बनी, स्कूल टॉपर बनी. और कैसे सब लोग उनके पास अट्रैक्ट होके आने लग गए, सब लोग उनको अप्रोच करने लग गए, उनको रिस्पेक्ट मिली, उनको लोग ऑनर देने लग गए. तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं. सो बोथ ऑफ देम रिबल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस दैट डू नॉट बो डाउन टू देयर सिचुएशन. जो कंडीशंस है उन्हें ये नहीं कि अच्छा बाल काटने ये लो, आई एम प्रेजेंट, आप आराम से काट लीजिए. उन्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करा. आप हमें अनटचेबल कंसिडर करते हो, ठीक है हम आपसे दूर रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करा. दे डिड नॉट बो to their situations. They struggle hard to remove the discrimination and other barriers raised by the people in power. Their struggle is against oppression, prejudice, dogma, superstition and ignorance. उन्होंने इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेस करा और बहुत हद तक इन सारी चीज़ों को अप्रूट करने की कोशिश करी और बहुत हद तक इराडिकेट भी किया.
The tool with which they carry out their struggle is education. Both Zitkala, Sa and Bama study hard and earn a name for themselves. They take to writing and distinguish themselves in their respective fields. Their works depict their viewpoints and carry on their struggle against the discrimination that constrains and binds the free flow of their spirits. और finally ये जो tool उन्होंने use करा, the tool which they carry out their struggle is education. Zitkala सा के एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ये सारी स्ट्रगल्स को उन्होंने पढ़ाई करने के लिए भी उन्होंने वो सारी जो ऑप्रेस्ड चीज़ें थी उनने उनको एक्सेप्ट नहीं करा, उनके अगेंस्ट रिबेल करा और फाइनली उन्होंने कहीं ना कहीं जितना वो एंड मोमेंट तक चीज़ों को रिफ्यूट कर सकती थी उन्होंने करने की कोशिश करी और फाइनली उस कल्चर में रह के उन्होंने सक्सीड करा. एंड देन अगर हम देखें बामा के केस में तो बामा ने भी यही करा, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, इक्वल रिस्पेक्ट लेने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और टॉपर बनी और वो रिस्पेक्ट उन्होंने डिजर्व करी. So both Zitkala, Sa and Bama study hard and earn a name for themselves. They take to और उन्होंने क्या करा, दोनों राइटर्स बन गई बिकॉज हमें यहाँ पे हम उन्हीं की ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्कर्प्स हैं. सो दे टेक टू राइटिंग एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ. उन्होंने राइटिंग करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया और डिस्टिंग्विश देमसेल्फ इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. और अपनी फील्ड्स में उन्होंने अपने आप को एक अलग पहचान बना के दुनिया के सामने प्रेजेंट किया. देयर वर्क्स डिपिक्ट देयर व्यू पॉइंट्स एंड कैरी ऑन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. अब उनकी जो पीस ऑफ राइटिंग्स है, उनके जो वर्क्स हैं, ये डिपिक्ट करते हैं उनकी क्या सोच थी एंड डिपिक्ट देयर व्यू पॉइंट्स एंड कैरी ऑन द स्ट्रगल. और कैसे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, कितने हार्ड एफर्ट्स उनने के लिए हार्ड वर्क किया इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस चैलेंज. सो कैरी ऑन द स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन दैट कॉन्स्ट्रेन एंड बाइंड्स द फ्री फ्लो ऑफ देयर स्पिरिट्स. कि कैसे उनकी जो फ्री फ्लो स्पिरिट्स थे उनको बांध दिया और कैसे उन बंदिशों के बाद भी उन्होंने एक फ्री तरीके से अपने सारे थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी मेमोरीज को हमारे सामने प्रेजेंट करा और आज वो डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स बन गई हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं अपनी राइटिंग्स की वजह से. नाउ this is all about the discussion of all the question and answers. I hope the chapter was very interesting and very informative. तो ऐसी ही अगर informative, interesting सी videos आपको देखनी है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर तो आपको करना ही करना है, कमेंट भी करते रहिए बीच बीच में. But before taking leave for now, I would really like to request once again, not only to just 12th class students but to everyone that you should be very humble, you should be very decent towards other people around you, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कल्चर के, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग क्यों ना करते हो. बिकॉज ये जो इविल प्रैक्टिसेस है इनसे सिर्फ हमारा डेवलपमेंट नहीं कम होगा बल्कि एक नेशन का डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक वहाँ के लोगों का हेल्दी डेवलपमेंट ना हो. और हेल्दी डेवलपमेंट तब होगा जब वहाँ पे फीलिंग ऑफ वननेस हो, जहाँ पे इन सारी इविल प्रैक्टिसेस को अपरूट कर दिया जाए. सो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो. और अगर आपको लगता है किसी पॉइंट में कोई डिफ़िकल्टी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो. विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू टेक लीव फ्रॉम यू और हम ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम क्विकेस्ट रिविजन्स के साथ बोर्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए. तो हमसे जुड़े रहिए क्योंकि लाइव सेशंस में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और हमारी चैप्टर्स को तो हमने बहुत क्विकेस्ट वे में कंप्लीट करा ही है. अभी और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके हम आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.